हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है पढ़ाई के लिए रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन जो टॉपिक है अपने हाई स्कूल में, इंटर में और साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ से लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट, लेंसेज, मिरर, ये सारे टॉपिक यहाँ से बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है बिंदास स्टडी और हम चाहते हैं कि आपका एक बहुत अच्छा सपोर्ट हमें यहाँ पे मिले। तो चैनल को लाइक, हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके फ्रेंड्स, सो मूव अहेड, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों ही लाइट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। रिफ्लेक्शन जो कि हमारा पूर्ण आपतन बोलते हैं, जिसको पूर्ण परावर्तन बोलते हैं, और रिफ्लेक्शन हमारा अपवर्तन बोलते हैं हिंदी में। लाइट डेफिनेशन: लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी द थिंग्स। लाइट स्टार्ट्स फ्रॉम ए सोर्स एंड बाउंस ऑफ ऑब्जेक्ट। मीन्स सिंपल इज दैट आपकी लाइट जो होती है, लाइट उसको बोलते हैं जिसकी वजह से हम किसी चीज़ को देख पाते हैं, वही हमारी लाइट कहलाती है। ठीक है, मान लो अगर आप एक बंद कमरे में हैं और लाइट ऑफ है तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे तो आपको सारी चीज़ें दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप जो चीज़ों को देख पा रहे हैं वो किसकी वजह से देख पा रहे हैं दोस्तों? बिकॉज ऑफ द लाइट विच आर received by our eyes and our brain process this signal which eventually enable us to see। जो भी चीज़ हम देखते हैं अपनी आंखों की मदद से देखते हैं और हमारा ब्रेन उसको फिगर आउट करता है। कोई भी मान लो जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये लाइट सोर्स इस पर आएगा, तो दोस्तों क्या होता है कि जो भी लाइट सोर्स इस पर पड़ता है वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज़ पर आता है। हमारी आइज़ है, मान लो ये हमारी आइज़ है। आइज़ ऑब्जेक्ट को स्कैन करती है और हमारा ब्रेन उसको इमेज को फॉर्म करता है, तो हम उस चीज़ों को देखने में सक्सेसफुल हो पाते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट? नेचर ऑफ लाइट। दोस्तों देखो, लाइट को आप सभी ने देखा है अपनी फिजिकल और अपने आसपास इन्वायरमेंट में, आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हो इन चीज़ों को देख करके। लाइट बिहेव एज ए रे यानी कि लाइट जो होती है हमारी एक सीधी लाइन में चलती है, एक सीधी लाइन में चलती है, ऐसे जिगजैग वेव में नहीं चलती है। वेव एग्जाम्पल इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। लाइट में क्या होता है? इंटरफेरेंस होता है दोस्तों और रिफ्रैक्शन होता है। लाइट इंसिडेंट ऑन द सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सपोज दैट, एक सेकेंड, फॉर एग्जांपल जैसे ये कोई आपके पास एक प्लेन मिरर है, ये कोई एक प्लेन मिरर है, ये कोई लाइट आ रही है, ठीक है, ये मिरर बना देते हैं एक, ये मिरर है, ये कोई लाइट इंसिडेंट रे आ रही है और ये टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस चली जाती है, जिस मीडियम से आई है उसी मीडियम में वापस चली जाती है। ठीक है, तो इसको इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, इसको रिफ्लेक्टिव एंगल बोलते हैं, आर। सो दोस्तों, कोई भी लाइट का कोई भी पार्टिकल इस मिरर के अंदर नहीं गया है, पूरा का पूरा लाइट ट्रांसमिट हो गया सेम मीडियम में, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है दोस्तों, इसी को बोलेंगे, यानी प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आती है और दर्पण से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस चली जाती है, इसको हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो क्या होता है इसमें? तो इंसिडेंट लाइट ऑन द सरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनोदर मीडियम, इट इज़ आइदर गेट एब्जॉर्ब, बाउंस बैक, पॉजिस थ्रो द पास थ्रो और बैंड। जब भी लाइट किसी मीडियम से टकराती है तो उस वहाँ पर तीन केस होते हैं, या तो लाइट का कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा, या फिर कुछ लाइट हमारी बाउंस बैक हो जाती है,
या फिर कुछ पार्ट हमारा लाइट का पास थ्रू हो जाएगा या फिर उसके अंदर जा कर के बेंड हो जाएगा, उस मीडियम में अंदर एंटर हो जाएगा। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन। जैसे कि मैंने अभी बताया, जो लाइट होती है हमारी जिस मीडियम से आती है, ये जिस मीडियम से आती है उस मीडियम में वापस चली जाती है, उसको ही बोलते हैं रिफ्लेक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट, लाइट ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट हमारी एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। द स्पीड ऑफ लाइट इज़ फास्टर देन साउंड। स्पीड ऑफ लाइट इज़ फास्टर देन साउंड। हम ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज़ लेस देन वेलोसिटी ऑफ लाइट। और लाइट की स्पीड कितनी होती है दोस्तों? 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ 8। ये 10⁸ 8 है, 108 मत समझना इसको। एंड द लास्ट वन इज स्पीड ऑफ लाइट इज गिवन एज c इज इक्वल टू लैम्डा इंटू म्यू, वेयर लैम्डा इज़ द वेवलेंथ एंड म्यू इज़ इट्स फ्रिक्वेंसी। ठीक है, जब आप थोड़ा डीप स्टडी में पढ़ोगे तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, बट आपके कंपटीशन या फिर 10th लेवल पर इस चीज़ का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। बस आप एक फॉर्मूला याद रखते हो, c इज इक्वल टू लैम्डा इंटू म्यू, जहाँ पर लैम्डा हमारा होता है वेवलेंथ एंड म्यू होती है हमारी फ्रिक्वेंसी। ठीक है दोस्तों, पॉइंट समझ में आ रहे हो तो वीडियो को एक थम्स अप कर दीजिए। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय अदर मीडिया। जैसे कि अदर मीडिया से मतलब है कि अगर कोई लाइट हमारे एक मीडियम से आ रही है, एयर से आ रही है और वाटर में जा रही है, ठीक है, ये हमारा कोई, एक मिनट, ये मान लो हमारे पास कोई एक पॉन्ड है जिसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये कोई पानी भरा हुआ है और इधर से एक लाइट रे आ रही है। तो लाइट जिस मीडियम से आ रही है, ये पॉन्ड में जाने के बाद ये हमारा नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी लाइट। ठीक है, इसको जाना चाहिए था किस तरह से? इसको जाना चाहिए था इस तरह से आगे की तरफ, बट ये इस तरफ से ना जाने के बजाय ये थोड़ा सा बैंड हो गई है। इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, जब हमारी लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बैंड होती है या फिर नॉर्मल से दूर बैंड होती है। ठीक है, आइदर इट कैन बी बैंड टुवर्ड द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो बोथ केसेस आर ऑफ रिफ्रैक्शन। दोनों ही केस रिफ्रैक्शन के कहलाते हैं। Reflection of light by other medium. A medium that is polished well without any irregularity on its surface will cause regular reflection of light. For example, a plane mirror, but even then some light get absorbed by the surface. ठीक है, वही दोस्तों मैंने एक प्लेन मिरर बना के दिखाया था। ठीक है, ये कोई हमारा प्लेन मिरर है जो कि वेल पॉलिश्ड है दूसरी साइड से। तो जो साइड हमारा पॉलिश्ड होता है वो रिफ्लेक्टिंग नहीं होता, उसका अपोजिट साइड हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। कोई एक लाइट रे आती है और वो उसी मीडियम में सेम एंगल पर वापस चली जाती है, तो ये कहलाता है हमारा रिफ्लेक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। कुछ लॉ हैं रिफ्लेक्शन के जो कि डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो एक बार ध्यान से समझना। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ठीक है दोस्तों, यानी ये जो मैंने बनाया है ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टिंग रे है। ठीक है, इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्टिंग रे आर, तो दोनों का एंगल जो बनता है एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। ठीक है, तो दो लो हैं, एक ये सेकंड है। सो पहला है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, और सेकंड है इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्रैक्टिंग एंगल इज सेम। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन मिरर।
वही है, डायग्राम के द्वारा मैंने आपको दिखाया है। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टिंग रे है, ये इंसिडेंट एंगल है एंड ये रिफ्लेक्टिंग एंगल है, दोनों ही हमारे सेम होते हैं। प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, हमारी लाइट, प्रोपोगेशन मतलब होता है लाइट किस तरीके से आगे बढ़ती है, ठीक है। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ द लाइन, हमारी लाइट रेक्टिलिनियर मोशन करती है, यानी एक ही लाइन में आगे की तरफ मोशन करती है, इसका फॉरवर्ड मोशन होता है हमेशा लाइट का। लाइट ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, ठीक है। देखो यहाँ पर दोस्तों, ये कोई लाइट सोर्स है, कैंडल, यहाँ से लाइट चल रही है, यहाँ पर कोई पहला ऑब्जेक्ट हमने लगाया हुआ है, ये सेकंड है, ये थर्ड, दोनों में एक एक होल किया हुआ है, ठीक है। तो लाइट जो हमें पास होती हुई दिखेगी वो एक स्ट्रेट लाइन में पास होती हुई हमें दिखेगी। इससे ये प्रूफ होता है कि लाइट एक सीधी लाइन में और एक ही मीडियम में चलती है। फर्मेट्स प्रिंसिपल, फर्मेट्स प्रिंसिपल समझेंगे दोस्तों। व्हाट इज फर्मेट्स प्रिंसिपल? द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम, फर्मेट्स प्रिंसिपल जो है वो टाइम को डिनोट करता है। लाइट ऑलवेज टेक्स द क्विकेस्ट पाथ बिटवीन एनी टू पॉइंट विच मे नॉट बी शॉर्टर पाथ। Rectilinear propagation of the light and the law of reflection I is equal to angle R can be validated by Fermat's principle of least time। least time से मतलब है दोस्तों, जैसे कोई हमारा लाइट ऑफ सोर्स यहाँ पर है और उसको यहाँ पर पहुँचना है, ठीक है। तो लाइट हमारा ऐसे ऐसे ट्रैवल करके नहीं जाएगी, लाइट हमारा शॉर्टेस्ट पार्ट यानी जो सीधा पाथ होता है उसको फॉलो करेगी। We can make several observations as the result of Fermat's principle, which will prove useful as we explore the realm of geometric optics. In a homogeneous medium, light rays are rectilinear, that is, in any medium where the index of reflection is constant, light travels in a straight line. The angle of reflection of the surface is equal to the angle of incident. This is the law of reflection, ठीक है दोस्तों। होमोजीनियस मीडियम से मतलब होता है यानी वो मीडियम जो हमारा एक ही सेम है। अगर लाइट पानी में ट्रैवल कर रही है तो पूरा मीडियम पानी ही होना चाहिए, लाइट अगर एयर में ट्रैवल कर रही है तो पूरा मीडियम एयर का ही होना चाहिए। ये एक मीडियम होता है होमोजीनियस मीडियम। इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर, जब भी आप अपने घरों में शीशे के सामने खड़े होते हो तो आपको आपकी इमेज दिखाई देती है दोस्तों। तो वो इमेज कैसे बनती है, ठीक है, और हमारी आई उसको कैसे ऑब्जर्व करती है। द इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, यानी कि हमारा जो इमेज बनता है वो हमेशा हमारी आई में उल्टा बनता है। हमारी आई के अंदर हमारा इमेज कैसा बनेगा, हमेशा उल्टा बनेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, ठीक है, यानी आप इमेज मिरर से जितना दूर खड़े होगे आपका इमेज भी उतना ही दूर बनेगा, ठीक है दोस्तों। वर्चुअल का मतलब होता है कि प्लेन के दूसरी साइड में, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इधर है, हमारी बॉडी इधर है, हमारा इमेज किधर बनेगा, प्लेन के दूसरी साइड में, ठीक है। और हमारी आई हमेशा इमेज को उल्टा बनाती है, अपोजिट बनाती है, ये लाइन याद रखेंगे। और जितना ऑब्जेक्ट मिरर से दूर रहेगा इमेज भी उतना ही दूर बनेगा। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज, जो इमेज बनते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती हैं। इमेज कैन बी रियल और वर्चुअल, इरेक्ट और इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड और diminished। A real image is found by the actual convergence of the light rays. A virtual image is the apparent convergence of diverging light rays। जहाँ पर हमारी लाइट रेज कन्वर्ज होती हैं
वहाँ पर हमारा एक्चुअल इमेज बनती है, ठीक है। और जहाँ पर लाइट हमारी डाइवर्ज होती हैं वहाँ पर हमारी वर्चुअल इमेज बनती है। जैसे कि कॉनकेव मिरर अगर आपने पढ़ा हो तो कॉनकेव मिरर में सारी लाइट रेज हमारी फोकस पॉइंट पर कन्वर्ज होती हैं, तो कॉनकेव मिरर पर हमारा रियल इमेज बनती है। जबकि हमारा कॉन्वेक्स मिरर में जो भी हमारी लाइट रेज होती हैं वो मिरर के पीछे कन्वर्ज होती हैं, यानी कि मिरर के पीछे हमें ऐसा लगता है कि वो रिफ्लेक्टिंग रेज मिरर के पीछे से आ रही हैं, बट वो डाइवर्जिंग रेज होती है। तो इस केस में जो इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज बनती है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इफ़ एन इमेज फॉर्म्ड इज अपसाइड डाउन, अगर हमारी इमेज कोई उल्टी बन रही है देन इट इज़ कॉल्ड इन्वर्टेड और एल्स इट इज़ एन इरेक्ट इमेज। इफ़ द इमेज फाउंड इज बिगर देन ऑब्जेक्ट देन इट इज़ कॉल्ड मैग्नीफाइड। इफ़ द इमेज फॉर्म्ड इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट देन इट इज़ डायमिनिस्ड, ठीक है दोस्तों। अगर इमेज हमारे ऑब्जेक्ट से बड़ी बनती है तो उसको हम मैग्नीफाइड बोलेंगे, अगर छोटी बनती है तो उसको डायमिनिस्ड बोलेंगे। नाउ द स्पेरिकल मिरर। मिरर समझाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट में मिरर का बता देता हूँ। कोई एक स्पेरिकल गोला है, ठीक है, एक स्पेयर है, ग्लास का स्पेयर है, उसको आपने दो पार्ट्स में कट कर दिया, है। और इस कट पार्ट के एक साइड आपने अंदर पॉलिश कर दी है अंदर की तरफ, और एक में आपने बाहर की तरफ पॉलिश कर दी है, ठीक है। जैसे आप इसको दो पार्ट्स में करोगे, दो पार्ट्स में ब्रेक करोगे तो आपको दो मिरर मिलेंगे, कुछ इस तरीके से दो मिरर आपको मिलेंगे। ठीक है, यही दोस्तों ये वाला जो मिरर है हमारा, ये वाला कहलाता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, और जो ये वाला मिरर है हमारा जिसमें बाहर की तरफ पॉलिश है वो कहलाता है हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है दोस्तों। ठीक है, ये मिरर बनते कैसे हैं, कोई इस होलो स्पेयर होता है कांच का, उसको दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं और एक पार्ट के इनसाइड पॉलिश करते हैं, एक में आउटसाइड पॉलिश करते हैं, तो दो मिरर हमारे पास देखने को मिलते हैं। उन्हीं मिरर्स को हम बोलते हैं स्पेरिकल मिरर। कंसीडर ए होलो स्पेयर with a very smooth and polished inside surface and an outer surface with a coating of mercury so that no longer can come out. Then if we cut a thin slice out of shell we get a curved mirror which is called a spherical mirror. curved mirror को ही दूसरा नाम होता है spherical mirror। ये देखो, एक कोई दोस्तों स्पेरिकल मिरर था, एक स्पेयर था ग्लास का, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, उस एक में अंदर की तरफ पॉलिश की हुई है, एक में बाहर की तरफ पॉलिश की हुई है। तो जो पार्ट हमारा इनसाइड पॉलिश्ड है, ये वाला इनसाइड पॉलिश्ड है, इसको नाम दिया है कॉन्वेक्स मिरर, और ये वाला पार्ट जो हमारा बाहर की साइड से पॉलिश्ड है इसको नाम दिया है कॉनकेव मिरर, ठीक है। और पॉलिश के जो वाला सरफेस हमारा पॉलिश्ड होता है उसका अपोजिट साइड हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, यानी आप जिस तरफ पॉलिश कर दोगे उसका अपोजिट साइड हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। एक बार देखना ये कुछ इसकी टर्मिनोलॉजीज दी हुई हैं, एक बार देखना दोस्तों। ये हमारा कोई एक कॉनकेव मिरर है, एक कॉनकेव मिरर बनाया हुआ है, ठीक है। जिस स्पेयर से, एक सेकेंड,
एक बार ध्यान से देखना दोस्तों, ये मान लिया हमारा कोई एक कॉनकेव मिरर है जिसमें बाहर की तरफ पॉलिश कर दिया है, देखो मैंने। इसका एक सेंटर पॉइंट होगा जिससे हमने एक एक्सिस पास करा दिया, ठीक है। बिल्कुल मिरर के सेंटर से एक लाइन हमने पास कराई है। तो जिस पॉइंट से लाइन पास होती है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इस एक्सिस को क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। और इस पॉइंट को बोलेंगे पोल, यानी जो पॉइंट हमारा मिरर का जो मिडिल पॉइंट होता है उस पॉइंट को बोलते हैं पोल। अब ये जो हमारा स्पेयर है ये किसी एक इस मतलब कांच के गोले से हमने काट कर निकाला है। ये किसी एक कांच के गोले का ही एक पार्ट था, ठीक है दोस्तों। तो ये जिस गोले का भी एक पार्ट रहा होगा, जिस स्पेयर का पार्ट रहा होगा, उस स्पेयर का कुछ एक सेंटर रहा होगा, हाँ या ना? तो उस स्पेयर के सेंटर को ही हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे दोस्तों? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी से इसे डिनोट करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर वो पॉइंट होता है जिस होलो ग्लास मिरर से, जिस होलो स्पेयर से हमने एक मिरर कट करके निकाला है, उसका सेंटर पॉइंट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है दोस्तों। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर, ठीक है। आर से इसे डिनोट करते हैं। नेक्स्ट पेज, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसका हाफ क्या कहलाता है दोस्तों? फोकस पॉइंट। क्या कहते हैं? फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच का जो मिड पॉइंट होता है उसको बोलते हैं फोकस पॉइंट, ठीक है दोस्तों। तो ये 4 पॉइंट हैं। प्रिंसिपल एक्सिस यानी एक एक्सिस जो कि सेंटर से होके, एक लाइन जो सेंटर से पास होती है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब मिरर के मिड पॉइंट को बोलते हैं पोल। अब जिस स्पेयर से हमने मिरर कट करके निकाला है उसके सेंटर पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। देन पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच का जो हाफ डिस्टेंस होता है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस का हाफ कर दो तो आपको मिल जाएगा फोकस पॉइंट। अब ये समझना दोस्तों, ये मिरर है, लाइट कम फ्रॉम दिस साइड, अंदर वाला हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है यहाँ पर, ये 2f है एंड ये f है। मैंने बताया ना यहाँ पर जो इसका होता है ये मिड पॉइंट होता है, यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो डिस्टेंस है उसके हाफ में होता है फोकस पॉइंट, उसके आधे पर फोकस पॉइंट होता है। यानी अगर उसको डबल कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 2f, ठीक है दोस्तों। रिलेशनशिप बिटवीन फोकस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकस लेंथ इज द हाफ द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये लाइन मैंने बताई थी दोस्तों, यानी रेडियस के हाफ पर हमारा फोकस पॉइंट होता है। C और P के बीच की दूरी को हम R बोलते हैं और R के हाफ पर फोकस पॉइंट होता है। ये पूरा इसका दोस्तों नोमेनक्लेचर है। C, P, X, Y हमारा एक्सिस है, M और M डैश हमारा मिरर है। कॉनकेव मिरर का लेफ्ट हैंड साइड पर है, कॉन्वेक्स मिरर हमारा राइट हैंड साइड पर है। C और P के बीच की डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्पेरिकल मिरर। ये वही टर्म्स है दोस्तों जो मैं अभी बता रहा था। पोल, द मिड पॉइंट ऑफ द स्पेरिकल मिरर इज पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज सेंटर ऑफ द स्पेयर दैट द स्पेरिकल मिरर वाज ए पार्ट ऑफ, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द प्रिंसिपल मिरर स्पेरिकल मिरर। दिस रेडियस विल इंटरसेक्ट द मिरर एट द पोल।
यानी पी से सी के बीच की जो दूरी होती है उसको ही हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं सिंपली। प्रिंसिपल एक्सिस एक लाइन, एक इमेजिनरी लाइन जो पास हो रही है पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से, उस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन विच इज पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। कॉनकेव मिरर किसको बोलेंगे? अ स्पेरिकल मिरर विद द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट बल्ब्स इनवर्ड, यानी अंदर की साइड जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनता है वो कॉनकेव मिरर में बनता है। अगर हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है तो उसको बोलेंगे हम कॉन्वेक्स मिरर। ए स्पेरिकल मिरर विद द रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्ब आउटवर्ड्स। फोकस क्या होता है? वही जहाँ पर हमारी सारी लाइंस कन्वर्ज होती हैं, जो भी इंटरसेक्टिंग रेज होती हैं वो एक पॉइंट पर कन्वर्ज होती हैं, उस पॉइंट को ही हम फोकस पॉइंट बोलते हैं। ऑल द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस converge at a point between the pole and the center of curvature. This point is called as focal point or focus. नेक्स्ट है दोस्तों हमारा रे डायग्राम। रूल्स ऑफ रे डायग्राम फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। A ray passing through the center of curvature hits the concave spherical mirror and retrace its path. Rays parallel to the principal axis passes through the focal point or focus. ठीक है, दो लो हैं दोस्तों इसमें, मैं भी समझा देता हूँ आपको। सपोज ये हमारा कोई एक कॉनकेव मिरर है, ये हमने एक कॉनकेव मिरर बना दिया, ये हमारा एक इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। कोई भी रे अगर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर हमारी कोई रे पास हो रही है तो वो उसी पाथ को वापस रिट्रेस कर लेते हैं, यानी ये कहीं पर बेंड नहीं होती, जिस लाइन से आई है उसी लाइन में वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। सेकंड पॉइंट, अगर कोई भी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस से स्ट्रेट आ रही है, कोई भी लाइट ऑफ रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो एक ही पॉइंट से होकर पास होती है, उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस पॉइंट। अब यहाँ पे आप देख रहे हो तीनों रे हमारी एक पॉइंट से पास हुई हैं, उसी पॉइंट्स को हमने बोला है फोकस पॉइंट। ठीक है, तो जितनी भी रेज हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी वो सारी रेज फोकस पॉइंट से पास होंगी दोस्तों। ठीक है, या फिर जितनी भी इंसिडेंट रे फोकस से आ रही होंगी, जितनी भी इंसिडेंट रेज वो फोकस से आ रही होंगी वो पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, अगर मान लो कोई भी रे हमारी फोकस से आ रही है, ये हमारा फोकस पॉइंट हो गया, फोकस से आ रही है, ठीक है, तो ये स्ट्राइक होने के बाद ही हमारी रेज पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, ये दो लाइन पर ध्यान देंगे। द रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर हिट्स द कॉनकेव स्पेरिकल मिरर एंड रीट्रेस इट्स पाथ। Rays parallel to the principal axis pass through the focal point or focus. Image formation by spherical mirror। ठीक है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है तो उसका जो पोजीशन होगी इमेज की वो फोकस पर बनेगी, साइज़ हमारा पॉइंट साइज बनेगा और नेचर ऑफ इमेज हमारी रियल और इन्वर्टेड होगी। रियल क्यों? क्योंकि मिरर के सामने हमारा इमेज बनता है, रियल के मिरर के पीछे नहीं बनता है। बियॉन्ड सी, अगर हमारा ऑब्जेक्ट सी के पीछे रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है, तो उसका जो इमेज बनेगा वो बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा। डायमिनिश्ड यानी कि छोटा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अगर हमारा ऑब्जेक्ट एट द सी है, बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखा हुआ है, तो उसका इमेज भी सी पर ही बनेगा, सेम साइज़ का बनेगा, रियल बनेगा बट उल्टा बनेगा।
बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस पॉइंट के बीच में है, तो हमारा इमेज बियॉन्ड सी के पीछे बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा साइज होगा, रियल होगा एंड इन्वर्टेड होगा। अगर फोकस पर है तो इन्फिनिटी पर बनेगा, हमारा ऑब्जेक्ट अगर फोकस पर रखा हुआ है तो इन्फिनिटी पर उसका इमेज बनेगा, हाईली इनलार्ज, बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। बिटवीन पी एंड एफ है, फोकस और पोल के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगी, बड़ी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। वर्चुअल क्यों होगी? क्योंकि दोस्तों अब जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर है, इसलिए उसको हम बोलेंगे वर्चुअल। यूज ऑफ स्फेरिकल मिरर बेस्ड ऑन द image formed. Concave and convex mirror are used in many daily purpose. Example, rear view mirror in vehicles, lamps, solar cookers. मिरर फार्मूला एक होता है दोस्तों, मिरर फार्मूला याद रखेंगे, इस पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और बोर्ड के एग्ज़ाम में मिलते हैं देखने को। 1+v प्लस 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ पर v है हमारा डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, u है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल एंड f इज़ फोकस लेंथ, फोकल लेंथ जिसको बोलते हैं, यानी पोल से फोकस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है उसको फोकस लेंथ बोलते हैं। Where u is object distance, v is the image distance and f is the focal length of the spherical mirror, which is found by similarity of triangles. मैग्नीफिकेशन दोस्तों उसी को बोलते हैं कि हमारा जो इमेज बन रहा है वो ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा बन रहा है या छोटा बन रहा है, उसको बोलते हैं मैग्नीफिकेशन। द मैग्नीफिकेशन प्रोसीड बाय ए स्फेरिकल मिरर इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इट इज़ यूजुअली प्रेजेंटेड एज m, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखो m का भी एक फॉर्मूला है, m इजकल टू h'/h इजकल टू -v/u। h' होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इजकल टू -v/u। v हमारा यही है डिस्टेंस फ्रॉम इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इफ़ m इज़ नेगेटिव इट इज़ रियल इमेज एंड इफ़ इट इज़ पॉजिटिव इट इज़ वर्चुअल इमेज। अगर m की वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ रही है तो वो हमारे वर्चुअल इमेज है, यानी हमारा इमेज मिरर के पीछे बन रहा है। अगर हमारे m की वैल्यू नेगेटिव आ रही है इसका मतलब है हमारा इमेज मिरर के सामने बन रहा है। नेक्स्ट इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है दोस्तों? द शॉर्टेस्ट पाथ नीड टू बी क्विकेस्ट पाथ सिंस लाइट इज़ ऑलवेज इन हरी। लाइट को हमेशा जल्दी रहती है, जल्दी से अपना रास्ता ट्रैवल करना, कम से कम डिस्टेंस पे जाना, ठीक है। द शॉर्टेस्ट पाथ नीड टू बी द क्विकेस्ट पाथ सिंस लाइट इज़ ऑलवेज इन ए हरी। इट बेंड्स व्हेन it enter a different medium. It phenomenon of light bending in a different medium is called reflection. लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड हो जाती है, अपने रेगुलर पाथ को फॉलो नहीं करती है, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल या बिहाइंड टुवर्ड द नॉर्मल बेंड हो जाती है। इसी बेंडिंग फिनोमिना को, लाइट के बेंडिंग फिनोमिना को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे ये कोई लाइट आ रही है, एयर से वाटर में एंटर कर रही है, तो जो इसका नॉर्मल पाथ जो होना चाहिए था वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए था, इसको सीधा जाना चाहिए था, बट ये सीधी नहीं जा करके थोड़ी सी अंदर की तरफ मुड़ रही है, दिख रहा है दोस्तों। तो इसी बेंडिंग को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ऊपर मीडियम 1 है, नीचे मीडियम 2 है। जो लाइट आ रही है इसको नाम देंगे इंसिडेंट रे, जो लाइट हमारी बैंड हो गई है उसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था साइन आई इजकल टू साइन आर, यानी इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टिंग एंगल दोनों सेम थे, बट यहाँ पर इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टिंग एंगल दोनों सेम नहीं होंगे, ये बात याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन।
रिफ्रैक्शन, जैसे हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, यहाँ पर भी कुछ रिफ्रैक्शन के लॉज होते हैं, वो देखेंगे एक बार। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ द टू ट्रांसपेरेंट मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये लाइन हमारी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में भी थी और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों में ही सेम है, ठीक है। ये वाला लॉ हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों के लिए सेम होता है। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज़ द कांस्टेंट। इसका मतलब हमने वहाँ पर पढ़ा था साइन आई इजकल टू साइन आर, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर था सेम एंगल थे लो रिफ्लेक्शन के केस में, बट रिफ्रैक्शन के केस में ये एंगल सेम नहीं होते हैं। तो इनका जो रेशियो होता है साइन आई अपॉन साइन आर, ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है। द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ द इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ए कांस्टेंट फॉर द लाइट ऑफ गिवन कलर एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडियम। दिस लॉ इज आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। ये वाला जो लॉ दोस्तों मैंने लिखा हुआ है साइन आई अपॉन साइन आर, इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ, ठीक है दोस्तों, याद रखना ये चीज़। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, ये हमारा कहलाता है स्नेल्स लॉ। फॉलोइंग स्नेल्स लॉ, लाइट बेंड टोवर्ड द नॉर्मल व्हेन मूविंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर। जब हमारी लाइट एयर से किसी डेंसर मीडियम में जा रही होगी, किसी लाइट मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही होगी, तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। लाइट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल व्हेन मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, यानी कि जब हमारी लाइट किसी डेंसर मीडियम से किसी गाढ़े मीडियम से हल्के मीडियम में जाएगी, जैसे कि पानी से निकल के और एयर में जाएगी, तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव हो जाएगी। डेंसर टू रेयर मीडियम एट द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टू मीडियम। रिफ्लेक्टिव इंडेक्सेस देख लेंगे दोस्तों। एन इजकल टू साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एंड अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू, ठीक है दोस्तों। ऐसे एक रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स निकालने के लिए क्वेश्चन आ जाता है कि रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स की वैल्यू बता दो, तो रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स होता है एन से डिनोट करते हैं, और एन होता है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन, एक मिनट शुरू से देखेंगे दोस्तों। जो हमारा n की वैल्यू होती है वो होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसकी वैल्यू मैंने स्टार्टिंग में बताई थी 3 × 10⁸ अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सच मीडियम, किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट जो होती है उससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी वो हमारा इंडेक्स कहलाएगी, और इसे डिनोट करते हैं एन से। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इन द सब्सटेंस ऑफ इंटरेस्ट इज नोन एज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस रेशियो को ही बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैथमेटिकली इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज एन इजकल टू सी अपॉन वी। यहाँ पर सी हमारा होता है लाइट ऑफ स्पीड एंड वी होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको फॉर्मूले बताए हैं, ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इनके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और आपको ये लो समझ में आए हों, ये क्वेश्चन आपसे बन रहे हों वीडियो देखने के बाद, तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर दे देना दोस्तों, और हमारे जो क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। नाउ थैंक यू, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बिंदास स्टडी,
और जो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है आगे ऐसे ही आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने के लिए। हम कोशिश करेंगे कि मैथ से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, आपके 10th के 12th के जितने भी कॉन्सेप्ट या डाउट्स हों वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर के आएंगे। थैंक यू।